नरेशन के जरिए हम बॉर्डलेर परिवार के बारे में जान पाते हैं, जिसमें हमें उस परिवार के 3 बच्चों के बारे में बताया जाता है। जिसमें सबसे बड़ी बेटी का नाम वायलेट है, जो एक इन्वेंटर है। उससे छोटा उसका भाई क्लॉज है, जिसे पढ़ने का शौक है और उसने अब तक हर एक किताब पढ़ रखी है। और वहीं उसकी खास बात ये है कि उसे अपने द्वारा पढ़ी गई किताबों का हर पन्ना याद होता है। और तीसरी इन दोनों की छोटी बहन सनी होती है, जिसके दांत इतने तेज है कि वो हर एक चीज को चबा सकती है, चाहे वो लकड़ी की हो या धातु का टुकड़ा। अब हम तीनों बच्चों के पास मिस्टर पो को देखते हैं, जो उन्हें एक बुरी खबर सुनाते हैं कि उनके घर में आग लगने के कारण उनके माता पिता जल बसे। फिर वो तीनों बच्चे मिस्टर पो के साथ अपने घर पहुंचते हैं, जहां वो देखते हैं कि हर एक चीज जल चुकी है। और फिर मिस्टर पो बताते हैं कि आग लगने के कारण का अभी तक पता नहीं चल पाया है। दरअसल मिस्टर पो इस फैमिली के पर्सनल बैंकर थे, इसलिए उन्हें तीनों बच्चों की हर एक चीज का ख्याल रखना होगा। अब मिस्टर पो तीनों बच्चों को सबसे नजदीक रहने वाले गार्डन के पास ले जाने के लिए निकलते हैं, जिसके बाद वो सभी एक अजीब से घर में पहुंचते हैं, जो दिखने में बहुत ही डरावना लग रहा था। जिसमें उन्हें ओलफ नाम का शख्स मिलता है, जो कि बच्चों और मिस्टर पो का स्वागत करता है और वही इन बच्चों का गार्डियन भी है और वो पेशे से एक ड्रामा एक्टर है। साथ ही साथ यहाँ ये भी रिवील होता है कि ओलफ एक बहुत ही लालची इंसान है, जो इन बच्चों की प्रॉपर्टी हथियाना चाहता है, लेकिन वो प्रॉपर्टी वायलेट के 18 साल होने तक बैंक की अथॉरिटी में रहेगी। अब मिस्टर पो उन बच्चों को ओलफ के पास छोड़कर चले जाते हैं और वहीं हम देखते हैं कि इस घर में हर तरफ गंदगी ही गंदगी है। वहीं एक सीक्रेट टावर भी है, जहां जाने से ओलफ उन बच्चों को मना करता है। इसके बाद ओलफ उन सबको अलग अलग काम देता है, जिसमें घर का सारा काम जैसे कपड़े धोना, बर्तन धोना, झाड़ू पोछा लगाना और साथ में खाना बनाना भी शामिल था, जिसे बच्चों को ना चाहते हुए भी करना पड़ता है। फिर कुछ देर बाद वहाँ ओलफ के दोस्त आते हैं, जो बहुत ही अजीब होते हैं, जिनके डिनर की जिम्मेदारी बच्चों को देकर ओलफ अपने दोस्तों के साथ ड्रामा की प्रैक्टिस के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ बच्चों को पूरे किचन में मरे हुए चूहे और कीड़े के अलावा कुछ भी नहीं मिलता और बड़ी मुश्किल से वो किसी तरह पास्ता बनाते हैं। लेकिन पास्ता देखकर ओलफ उन पर गुस्सा करता है, क्योंकि उन्होंने उसके कहने के बावजूद मीट नहीं बनाया था, इसलिए वो क्लॉज को गुस्से में एक थप्पड़ लगा देता है। और फिर वो तीनों बच्चे बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अभी अभी अपने माता पिता को खोया है। ऊपर से ओलफ भी उनसे अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा। फिर अगले दिन ओलफ कोर्ट में ये साबित कर देता है कि वो इन बच्चों का लीगल गार्डियन बनने के लायक है और कोर्ट भी उसे उन बच्चों का लीगल गार्डियन बना देती है। जिसके बाद अब वो खुशी खुशी बच्चों को कोर्ट से वापस ला रहा होता है, जहां वो बच्चों समेत कार को लॉक करके रेलवे ट्रैक पर छोड़ देता है, ताकि वो तीनों मारे जाएं और उनका लीगल गार्डियन होने के नाते सारी प्रॉपर्टी ओलफ को मिल जाए। पर जब बच्चों को पता चलता है कि कुछ देर में यहाँ ट्रेन आने वाली है, तो वो मिस्टर पो को कॉल करते हैं, लेकिन मिस्टर पो के पास उनकी आवाज ठीक से ना पहुँचने के कारण वो उनकी बातें समझ नहीं पाते। फिर तभी वायलेट को एक तरकीब सोचती है, जिससे वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाती है जिससे फेंक कर वो ट्रेन का ट्रैक चेंज कर सके। और ट्रेन आने के ठीक पहले वो अपने बनाए हुए इंस्ट्रूमेंट की मदद से ट्रेन के ट्रैक को चेंज कर देती है और इस तरह उनकी जान बच जाती है। पर फिर उसी समय मिस्टर पो वहाँ पहुँच जाते हैं, जो ये सोचते कि ओलफ ने बच्चों को कार चलाने की इजाजत दे रखी होगी। जिस पर फिर बच्चे उन्हें समझाने की कोशिश भी करते हैं कि ओलफ ने उन्हें मारने की कोशिश की थी, लेकिन वो उनकी बातों पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि उन्हें अब भी यही लग रहा था कि ओलफ ने इन बच्चों को कार चलाने की परमिशन दी है, जो एक गैर जिम्मेदार गार्डियन है। इसलिए वो बच्चों को ओलफ के पास से उसी वक्त वहाँ से लेकर एक दूसरे गार्डियन के पास पहुँचते हैं, जिनका नाम मोंटे गोमेरी होता है, जिन्हें जानवर पालने का बहुत शौक था, खास करके सांपों को। इसलिए उनके पूरे घर में अलग अलग तरह के जानवर भी थे। वो बच्चों को बताते हैं कि वो जानवरों से कितना प्यार करते हैं और वो उन सबको 2 मुंह वाला कोबरा, 3 आंखों वाला मेंढक और एक ब्लैक पैंथर सांप भी दिखाते हैं, जो कि किसी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अब रात होने पर मोंटगोमेरी बच्चों को एक गाना सुनाते हैं और उनके इस
अच्छे बर्ताव से बच्चे इस घर में रहकर काफी ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं और वो उनसे ये भी बताते हैं कि हमारे माता पिता भी हमें यही गाना सुनाया करते थे। फिर अगले दिन मॉन्टगोमेरी के पास उनका असिस्टेंट नेम स्टेफानो का रूप लेकर वहाँ ओलिव पहुँच जाता है, जिसको बच्चे पहचान जाते हैं और वो तुरंत समझ जाते हैं कि ओलिव यहाँ भी उन्हें मारने के लिए आया हुआ है। इसलिए वो मॉन्टगोमेरी को इशारा करते हैं जिसे वो समझ नहीं पाते। तब बच्चों को एक तरकीब सूझती है और वो एक सांप के ऊपर कुछ साइन बनाकर मॉन्टगोमेरी के पास भेज देते हैं, जिस साइन को देखकर उन्हें समझ आ जाता है कि ये स्टेफानो नहीं बल्कि कोई बेरूपिया है। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और अगले दिन जब बच्चे मॉन्टगोमेरी को ढूंढने जाते हैं तब वो देखते हैं कि उनके गार्डियन यानी कि मॉन्टगोमेरी अब इस दुनिया में नहीं रहे। जहाँ पुलिस की इन्वेस्टिगेशन और स्टेफानो बने ओलिव की गवाही से पता चलता है कि ब्लैक पैंथर सांप ने ही मॉन्टगोमेरी को मारा है। पर बच्चे इस बात का विरोध करते हैं और कहते हैं कि वो सांप इतना अच्छा है कि वो कभी किसी को मार नहीं सकता। फिर इन्हीं सब बातों के बीच सनी ब्लैक पैंथर के पास पहुंच जाती है, जहां सभी ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि कैसे इतना बड़ा सांप उस बच्ची को डसने के बजाय उसके साथ खेल रहा है, जिससे सबको बच्चों पर यकीन हो जाता है कि ये सब ओलिव ने किया है। लेकिन समय रहते वो वहाँ से भाग निकलता है। फिर मिस्टर पो बच्चों की तीसरे गार्डियन नेम जोसेफिन के पास ले जाते हैं, जिनका घर पानी के ऊपर बना हुआ था। जोसेफिन भी बच्चों को खुशी खुशी अपने घर स्वागत करती है, लेकिन वो बच्चों को हर बात पर रोकती और टोकती भी है, जैसे कि इस चीज को मत छूना, ये तुम्हें मार डालेगी, या फ्रिज के पास मत जाना नहीं तो तुम्हें दबा देगा, झूमर से दूर रहना क्योंकि वो तुम्हारे सिर पर गिर सकता है, और दरवाजे के पास मत जाना क्योंकि अगर कुंडी टूट गई तो वो तुम्हारी आंखों में चली जाएगी। मतलब कि वो अपने आसपास की हर चीज से डर रही होती है, क्योंकि उसे लगता है कि आज नहीं तो कल किसी न किसी चीज से उसकी मौत हो जाएगी, इसलिए वो घर से बाहर भी कदम नहीं रखती। फिर अगले दिन बच्चे जोसेफिन को लेकर मार्केट में निकलते हैं, जहाँ उनसे एक आदमी मिलता है जो अपना नाम कैप्टन शैम बताता है, जो जोसेफिन से मीठी मीठी बातें करके उन्हें अपनी बातों में फंसा लेता है। पर बच्चे उसे देखकर समझ जाते हैं कि वो ओलिव ही है, इसलिए वो जोसेफिन को काफी समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनकी बात को सीरियसली ना लेकर कैप्टन शैम को अपने घर ले जाती है। अब पीछे से बच्चे भी घर पहुंचते हैं, जहाँ अब जोसेफिन को ना पाकर वो चिंतित हो जाते हैं। फिर तभी उनकी नजर दीवार पर टंगे हुए सुसाइड नोट पर पड़ती है, जिसे पढ़ने पर उसे पता चल जाता है कि उसमें काफी ज्यादा ग्रामेटिकल मिस्टेक्स थी। तब क्लॉस, जिसे सारी किताब की नॉलेज है, वो बताता है कि अगर कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कर रहा है तो इसका मतलब कि वो कोई ना कोई चीज बताना चाहता है, जिसके हिंट को ध्यान से समझने पर उन्हें एक गुफा के बारे में पता चलता है, यानी कि जोसेफिन अभी उसी गुफा में छिपी हुई है। पर फिर तभी अचानक से वहाँ एक तूफान आ जाता है, जिससे हर सामान इधर उधर उड़ने लगता है और यहाँ घर का सारा सामान बच्चों के ऊपर गिरने लगता है। मतलब कि जोसेफिन का डर सही था। अब इसी सब में वो घर दो भागों में बट जाता है, जो अब किसी भी पल गिर सकता था। पर वो बच्चे किसी तरह अपनी जान बचाने के बाद एक नाव लेकर जोसेफिन को लेने उस गुफा की तरफ बढ़ने लगते हैं। अब गुफा में पहुंचने पर बच्चों को वहाँ जोसेफिन मिल जाती है, जो वायलेट के पूछने पर बताती है कि कैप्टन शैम बहुत ही बुरा आदमी था और उसने उससे जबरदस्ती वो सुसाइड नोट लिखवाया, जिस पर फिर बच्चे कहते हैं कि हम आपको यहाँ से लेने आए हैं। और फिर वो जोसेफिन को लेकर वहाँ से निकल ही रहे होते हैं कि उसी वक्त उस पानी में रहने वाली लीचेस उनकी नाव को चारों तरफ से घेर कर उन पर हमला कर देती हैं। पर तभी बच्चों को दूर से आती हुई एक और नाव दिखाई देती है, इसलिए वो मदद के लिए उसे आवाज लगाते हैं, लेकिन वो नाव किसी और की नहीं बल्कि ओलिव की होती है, जो बच्चों को उठाकर जोसेफिन को मारने के लिए वहीं छोड़कर चला जाता है। पर भाग्य से तभी पुलिस के साथ मिस्टर पो वहीं पर पहुंच जाते हैं, जिनके सामने ओलिव ऐसे दिखाता है कि उसने ही बच्चों की जान बचाई है, और जोसेफिन के मर जाने के कारण मिस्टर पो ओलिव को फिर से बच्चों की कस्टडी दे देते हैं। फिर ओलिव उन सबको अपने एक प्ले के लिए इनवाइट करता है, जिसमें ओलिव और वायलेट हीरो और हीरोइन का रोल प्ले करेंगे।
तब क्लॉस को अपने द्वारा पढ़ी हुई एक किताब याद आती है, जिससे वो समझ जाता है कि ओलिव ने भी वो किताब पढ़ रखी है, जिसकी मदद से वो एक प्लानिंग कर रहा है, जिसके तहत अगर वो वायलेट से शादी कर लेता है तो वो लीगली सारी प्रॉपर्टी का मालिक बन जाएगा। यानी कि इस प्ले की आड़ में ओलिव वायलेट से शादी करना चाहता है। अब ये जानकर वायलेट ओलिव से शादी करने से इनकार करते हुए ओलिव से कहती कि तुम्हारे ड्रामे पर कोई विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि जब तक किसी लीगल जज के सामने शादी नहीं होती तब तक वो शादी नहीं माना जाता। इस पर फिर ओलिव कहता है कि उसने जज के रोल के लिए अपने पड़ोसी को रखा है, जो कि सच में एक जज है, जिसे लगेगा कि ये सब प्ले का पार्ट है, लेकिन वो अनजाने में हमारी शादी को लीगल बना देगी। अब ये सुनते ही वायलेट कहती है कि तुम मेरी मर्जी के खिलाफ ऐसा नहीं कर सकते। जिस पर फिर ओलिव उसे टॉवर की तरफ देखने के लिए कहता है, जहाँ पर उसने सनी को पकड़कर एक पिंजरे में कैद करके लटका रखा था, जिसकी मदद से वो धमकी देता है कि यदि तुमने मेरी बात नहीं मानी तो वो सनी को वहाँ से गिराकर मार देगा। इसलिए अब चिंतित वायलेट को उसकी बात माननी पड़ती है, लेकिन क्लॉस ने अभी भी हार नहीं मानी थी। और फिर वो सोचने लगता है कि अगर वायलेट इस सिचुएशन में होती तो वो क्या करती। इसलिए फिर वो एक हुक बनाकर उस टॉवर के ऊपर चढ़ना शुरू करता है। दूसरी तरफ प्ले में शादी का सीन चल रहा होता है और सभी को लग रहा था कि एक ड्रामा है। वहीं इस तरफ क्लॉस उस टॉवर के सबसे ऊपर वाले कमरे में पहुंच जाता है, जिसमें ओलिव ने बच्चों को जाने के लिए मना किया था, जहां उसके हाथ में एक पेपर था जो कि उसे जोसेफिन के घर से मिला था, जिसमें एक आँख बनी हुई थी जो कि हूबहू ओलिव के कमरे में भी बनी हुई कांच की आँख से मिल रही थी। फिर क्लॉस सनी को बचाकर कमरे में अंदर की तरफ खींच लेता है। वहीं दूसरी तरफ ड्रामा अब खत्म ही होने वाला था और वायलेट मैरिज सर्टिफिकेट पर साइन करने ही जा रही होती है कि तब तक क्लॉस को समझ में आ चुका था कि यदि इस कांच की आँख से सूरज की रोशनी को पास किया जाए तो किसी भी चीज को जलाया जा सकता है। और अब उसे समझ आ जाता है कि ओलिव ने ही उसके घर में इस आँख के जरिए आग लगाकर उनके माता पिता को मारा था, और यही वजह थी कि उसने इन बच्चों को यहाँ आने से मना किया था। आप सब कुछ समझने के बाद क्लॉस सूरज की रोशनी का इंतजार करने लगता है। इधर प्ले में वायलेट उस सर्टिफिकेट पर साइन कर देती है, जिससे ओलिव खुश हो जाता है और खुशी के मारे अब वो सभी को अपने कारनामों के बारे में रिवील कर देता है, जहां वो लोगों को ये भी कोसता है कि तुम लोगों ने इन बच्चों की बात नहीं सुनी, जबकि ये कब से कह रहे थे कि मैं ही विलेन हूँ। पर फिर वहीं सूरज की रोशनी आ जाती है और क्लॉस उसकी मदद से उस सर्टिफिकेट को जला देता है, और अब सर्टिफिकेट के जलते ही सब ओलिव को पकड़ लेते हैं और फिर जज उसे वो सजा देते हैं जो कि बच्चे इतने समय से भुगत रहे थे। यानी कि ओलिव को पहले एक पटरी के बीच ट्रेन के सामने खड़ा कर दिया जाता है, जिसके बाद उसे जोंक वाली जगह पर भी रखा जाता है। वहीं मिस्टर पो बच्चों को लेकर उस घर में जाते हैं जो कि पूरी तरह आग में तबाह हो चुका था, जहाँ बच्चों को एक चिट्ठी मिलती है जो कि उनके माता पिता ने भेजी थी। और अब हम समझ पाते हैं कि बच्चों तक ये चिट्ठी आने में काफी ज्यादा देर हो गई थी, क्योंकि दुर्भाग्यवश अब उनके माता पिता इस दुनिया में नहीं रहे, जिसके बाद बच्चे मिस्टर पो के साथ वहाँ से चले जाते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। अब अगर हम मूवी की कहानी की बात करें तो ये एक नॉवेल पर बेस्ड है, जिसे लेमोनी स्निकेट द्वारा लिखा गया था, जिसमें टोटल 13 बुक लिखी गई। और इस फिल्म में